Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Sriganganagar. Today we are going to start our next topic of Mohammedan law, which is Muslim marriage. We are going to study Muslim marriage and the factor which make a Muslim marriage a batil or fasid. तो यहाँ पे आज हम मुस्लिम मैरिज को समझेंगे। मुस्लिम मैरिज की वैलिड कंडीशंस क्या हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ क्या है जो परफॉर्म करनी पड़ती हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज, और किस कंडीशन में मैरिज जो है बातिल और फासिद हो जाती है। तो हमने हिंदुओं का कंसेप्ट पढ़ा, हिंदुओं में हमने मैरिज की वैलिड कंडीशन पढ़ी। अब हम देखेंगे यहाँ पे मुस्लिम की मैरिज की वैलिड कंडीशंस क्या है और एक कंपैरेटिव स्टडी भी यहाँ पे करेंगे। मुस्लिम लॉ में अभी तक आपने समझा मुस्लिम कौन है और व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। आपने मुस्लिम लॉ के सोर्सेज को समझा और उनके स्कूल्स को आपने देखा। शिया सुन्नी मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे शिया सुन्नी जो है एक दूसरे से अलग हुए। दोनों जो हैं मुस्लिम रिलीजन से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा पॉलिटिकल इवेंट वहाँ पे हुआ जिसकी वजह से दोनों जो हैं एक दूसरे से अलग हो गए और उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी में, अपने थॉट्स में, अपने थिंकिंग में बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस वहाँ पे ला दिए। एवरी कंसेंट वेदर इट इज़ रिलेटेड टू मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, विल, गिफ्ट, यहाँ पे उन्होंने जो है चेंजेस जो है एक दूसरे से अपने आप को सेपरेट कर लिया। तो आज यहाँ पे हम स्टडी करेंगे मुस्लिम की मैरिज को, यहाँ पे देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मुस्लिम कम्युनिटी द मैरिज इज कॉल्ड आउट निकाह। मुस्लिम मैरिज में मैरिज को निकाह बोला जाता है। द लिटरल मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इज निकाह इज यूनियन ऑफ सेक्सेस। दो जो जेंडर होते हैं उनका मिलन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, निकाह बोलते हैं। फ्रॉम इट द मीनिंग ऑफ मुस्लिम मैरिज दैट दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टी। देखिए बहुत डीपली यहाँ पे एक चीज़ को समझाया गया है कि दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट, a contract between two parties, sex persons, for the purpose of legalizing the sexual intercourse and the protection of the children। तो यहाँ पे जो एक मैरिज जो है कॉन्ट्रैक्ट है, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट की वैलिड कंडीशन यहाँ पे पूरी की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा एक साइड से ऑफर होती है, फिर उसकी एक्सेप्टेंस होती है, फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ लिया और दिया जाता है जिसको कंसिडरेशन बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देख लेंगे। तो हिंदुओं में मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ये कभी भी तोड़ा जा सकता है, कभी भी इसको ब्रीच किया जा सकता है। हिंदुओं में मैरिज वैसी नहीं है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। दैट इज़ द यूनियन ऑफ नेक्स्ट 7 वर्ड, 7 जन्मों का संबंध है। लेकिन मुस्लिम मैरिज जो है कॉन्ट्रैक्ट है जिसको कभी भी तोड़ा जा सकता है। तो मैरिज को यहाँ पे डिफाइन इस तरीके से किया गया है, मैरिज या कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज ऑपोजिट सेक्स। यहाँ पे टू ऑपोजिट सेक्सेस में जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो मैरिज है फॉर द पर्पस ऑफ, पर्पस क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पर्पस क्या है, लीगलाइजिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो फिजिकल रिलेशन है उनको लीगलाइज करना, वैधानिक करना, और प्रोटेक्ट प्रोक्रिएशन ऑफ द चाइल्ड, और बच्चों को जन्म देना ताकि इस्लाम फले और फूले। हिंदुओं में अगर आपने वहाँ पे मैरिज का पर्पस देखा तो मैंने आपको समझाया था हिंदुओं में मैरिज का पर्पस क्या है। इन ओल्ड एज पेरेंट्स की जितनी भी लीगल और स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ होती हैं उनको पूरा करना, और दूसरा जो है बच्चों को पैदा करना, और उसमें भी सन को पैदा करना। तो ये जो है ताकि वो ओल्ड एज में सभी पेरेंट्स की जितनी भी स्पिरिचुअल और रिलीजियस ड्यूटीज़ होती हैं उनको प्ले कर सके। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। यहाँ पे लीगलाइज फिजिकल रिलेशन जो है और बच्चों को जन्म देना जो है मेन पर्पस है मैरिज का। तो मैरिज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है जिसको कभी भी तोड़ा जा सकता है। मुल्ला की डेफिनेशन अगर हम यहाँ पे देखें तो निकाह इस, हर एक मैरिज में आपको निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट ही मिलेगा। हिंदुओं में आपने मैरिज को एक सेक्रामेंट देखा होगा, एक संस्कार देखा होगा, एक विधि विधान देखा होगा जिसको करना पड़ता है एक पर्सन को ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। लेकिन मुस्लिमों में मैरिज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, ताकि और उसका पर्पस क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड प्रोक्रिएशन ऑफ द चाइल्ड। रहीम जो है द मोहम्मद जूरिस्ट रिगार्ड द इंस्टीट्यूशनल मैरिज है पार्ट टेकिंग बोथ द नेचर ऑफ द इद्दत और डिवोशनल। ये एक इद्दत भी है और ये डिवोशनल एक्ट भी है, मुमलात और डीलिंग अमंग दैम, और इसमें सभी चीज़ें जो है आ जाती हैं। बेली की डेफिनेशन है निकाह इज़ द परमानेंट एंड द कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज। निकाह क्या है, एक परमानेंट और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द टू पार्टीज ऑफ अपोजिट सेक्स, एक लड़का और लड़की के बीच में। कम्स इनटू अ फोर्स, ये तभी जो है फोर्स में आता है, इमीडिएट इफेक्ट में आता है, और इसका पर्पस क्या होता है, लीगलाइज द सेक्सुअल इंटरकोर्स और प्रोटेक्शन द चिल्ड्रन। तो अभी तक आपने यही देखा कि मैरिज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है दो अपोजिट सेक्स के बीच में होता है, और इसका पर्पस क्या होता है, लीगलाइजिंग द सेक्सुअल रिलेशंस एंड प्रोक्रिएशन द चाइल्ड, बच्चों को जन्म देना। आई होप आपको क्लियर होगा।
अमीर अली की डेफिनेशन अगर आप यहाँ पे देखो तो अमीर अली भी ये बोला, मैरिज इज इंस्टीट्यूशन ऑर्डेन्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी। मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा सोसाइटी को प्रोटेक्शन मिलती है एंड ऑर्डर दैट ह्यूमन बींग्स मे गार्ड देमसेल्फ फ्रॉम द फॉलनेस एंड अनजस्टी। और इससे जो एक ह्यूमन बीइंग है वो अपवित्रता से, फॉलनेस और अनजस्टी क्या होती है, अपवित्रता, क्योंकि फिजिकल रिलेशन जब विदाउट द लीगलाइजिंग इट, बिना उनको विधानिक किए जाते हैं, तो वो फिर अनचेस्टी, अपवित्रता वहाँ पे आ जाती है। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो प्रोटेक्शन को, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करता है और ह्यूमन बीइंग को जो है गार्ड करता है फ्रॉम द फॉलनेस एंड अनचेस्टी, अपवित्रता से उसको गार्ड करता है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो अब हम जहाँ पे बेसिकली चलते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद ने भी यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो भी टीचिंग्स है प्रॉफिट मोहम्मद की, उनको ही कुरान में जगह मिली है, सुन्नत हदीस हुआ है, तो उन्हीं के वर्ड जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। द प्रॉफिट हैज सेड दैट देयर इज नो मोकरी इन द इस्लाम। इस्लाम में कोई मजाक नहीं है, किसी तरीके का कोई हास्यप्रद नहीं है। एवरी पर्सन शुड इंजॉय द मैरिज एट द मोस्ट, और सभी को शादी करने का अधिकार है, उसको इंजॉय करने का राइट भी है। यहाँ पे आगे है आपके पास, फ्रॉम द अबव डेफिनेशन, द अब जो भी आपने ऊपर पढ़ा उसके बेसिस पे आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन दैट द मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ इज सच सिविल कॉन्ट्रैक्ट। एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोई क्रिमिनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि किसी को मार देना, नहीं, ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे दो बोथ पार्टी जो है शादी करेंगी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर द मैरिज जो है, ड्यूटीज़ जो है, एक म्यूचुअल रिलेशन जो होती हैं उनको चलाते हैं, तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। द एम ऑफ विच इज़ इंजॉय द मैरिज, प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एंड प्रोवाइड द लीगलिटी ऑफ द चिल्ड्रन। तो शादी को इंजॉय करना, बच्चों को प्रोक्रेशन, बच्चों को जन्म देना और बच्चों को लीगल स्टेटस देना ही शादी का मेन एम है। तो ये आपके पास शादी जो है, मैरिज को है डिफाइन किया गया है अमीर अली द्वारा, मुल्ला द्वारा, और मोहम्मद पैगम्बर साहब ने भी मैरिज को जो है इसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ बताया है। इसेंशियल्स ऑफ मैरिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट है। तो यहाँ पे आपने हिंदुओं में बड़ी सारी इसेंशियल कंडीशन देखी। हिंदुओं में सेक्शन 5 की क्लॉज 5 है, वहाँ पे सारी कंडीशंस बोली गई हैं। इफ़ ए हिंदू वांट्स टू गेट मैरिज, उसको ये सारी कंडीशन जो फुलफिल करनी है। एज लाइक मुस्लिमों में मैंने बताया लेजिस्लेशन तो कोई है नहीं, लेकिन कुरान में ये सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है शादी की जाए। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या हैं, द पार्टीज टू द मैरिज शुड नेसेसरी बी कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंसी मीन्स बोथ पार्टी, मुस्लिम, अडल्ट एंड साउंड। तो कोई भी पर्सन जो वो क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, सॉरी, कॉम्पिटेंट होना चाहिए टू गेट मैरिज। तो कॉम्पिटेंट वो तब होगा जब वो मुस्लिम है, अडल्ट है, साउंड माइंड है। तो हिंदुओं में शादी करने के लिए वो हिंदू होना चाहिए, अडल्ट होना चाहिए, साउंड होना चाहिए। वैसे मुस्लिमों में वो मुस्लिम, अडल्ट और साउंड, मुस्लिम होना चाहिए, अडल्ट होना चाहिए, मीन्स उसकी एज, प्रेस्क्राइब एज होनी चाहिए। तो मुस्लिमों में जो प्रेस्क्राइब एज है वो 15 ईयर है, जिसको एज ऑफ अडल्ट्री भी बोला जाता है, सॉरी, एज ऑफ पबिट्री भी बोला जाता है। 15 साल के होने चाहिए लड़का और लड़की दोनों। लेकिन चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट भी इंडिया में बना हुआ है, वो इसको नहीं मानता है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी जो है आज भी जो है इस रूल को फॉलो करती है। तो अडल्ट होना चाहिए। अडल्ट की एज यहाँ पे आपने 15 साल देखी, हिंदुओं में आपने देखी थी 18 और 21 साल। यहाँ पे दोनों ग्रूम एंड ब्राइड ग्रूम जो है वो 15 साल के होना चाहिए। तो तीसरा आपके पास है साउंड माइंड। तो देखिए पुराना लॉ भी था, पुराने लॉ में जो है 12 साल और 9 साल थी, लेकिन अब ये 15 साल है। इसके अलावा आपके पास अगर हम साउंड माइंड की बात करें तो पर्सन जो है वो साउंड माइंड होना चाहिए, किसी तरीके का जो है वहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। अगर मेंटल डिसऑर्डर होता है तो उसके बिहाफ पे उसके गार्जियन जो है वो जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंसेंट जो है दे सकते हैं। तो 3 कॉम्पिटेंसी तभी आती है जब वो मुस्लिम है, जब वो अडल्ट है और वो साउंड माइंड है। तो साउंड माइंड होना यहाँ पे जरूरी है। अब सेकंड कंडीशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आप बाजार में कोई चीज़ लेने जाते हैं तो आप उस पर्सन शॉप को क्या बोलते हैं, मुझे ये चाहिए, तो वो आप उसको प्रपोजल दे रहे हैं, और जब वो आपको वो उस चीज़ का रेट बता देता है और आपकी बात को बोलता है कि इतने में दे दो, और वो बात मान जाता है, तो वो एक्सेप्टेंस है। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मुस्लिम मैरिज में भी ऐसा ही होता है कि जब आप शादी करना चाहते हैं तो लड़के को लड़की को ऑफर करना पड़ता है या प्रपोजल करना पड़ता है, और उसकी एक्सेप्टेंस जो है लड़की देती है। आपने एक मुस्लिम निकाह देखा होगा तो वहाँ पे देखा जाता है कबूल है का कंसेप्ट बोला जाता है, वो यही होता है। तो सेकंड इसेंशियल कंडीशन ऑफ वैलिड मैरिज इज टू फुलफिलमेंट ऑफ द फॉर्मेलिटीज ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। वन पार्टी टू द मैरिज मस्ट मेक एन ऑफर टू द अदर पार्टी। एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर करेगी। द मैरिज बिकम कंप्लीट ओनली व्हेन द अदर पार्टी एक्सेप्ट। ये मैरिज तभी कंप्लीट होगी जब अदर पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगी। इसको हम बोलते हैं इजब कबूल, ठीक है जी।
देर इज नो पर्टिकुलर फॉर्म इन विच द प्रपोजल एक्सेप्टेंस शुड बी, पर्टिकुलर फॉर्म क्या है, तरीका क्या है, ये नहीं बताया गया है. ओनली द नेसेसिटी दैट द प्रपोजल एक्सेप्टेंस शुड बी सो क्लियर एज टू हाउ एन इंटेंशन टू द इस्टेब्लिश द कंजुगल राइट. तो कोई तरीका नहीं बताया गया, लेकिन ये जरूर बोला गया कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तरीके से होनी चाहिए, कोई डाउट वहाँ पे ना रहे और उससे जो है कंजुगल रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए. तो दूसरा है आपके पास ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. तो पहले वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, दूसरा एक दूसरे को ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगी, वो ड्यूरिंग मैरिज होती है. वन मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों चीज़ें एक ही मीटिंग में होनी चाहिए. द थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द वैलिड मैरिज दैट द ट्रांजेक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड at one meeting. If there is a gap of hindrance in between, if there is a gap of offer and acceptance, अगर मान लीजिए ऑफर आज की जाती है और एक्सेप्टेंस जो है 20 दिनों के बाद की जाती है, तब शादी वैलिड नहीं होगी. लेकिन अब लेटेस्ट रूल के अकॉर्डिंग बाय पोस्ट भी जो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो सकता है. तो ऑफर एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट भी कर सकते हैं. अगर शादी का ऑफर जो है वो भेजा जाता है बाय पोस्ट और दूसरी पार्टी उसको पढ़ती है और उसका एक्सेप्टेंस का लेटर उसको लिख देती है, तो ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वैलिड हो जाती है. ये आजकल नए मुस्लिम लॉ में ये भी कंसेप्ट आ गया, लेकिन फिर भी जो इनका मेन कंसेप्ट है वो वन मीटिंग का ही है, एक ही मीटिंग में दोनों चीज़ें होनी चाहिए. नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे फ्री विल एंड कंसेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एट द टाइम ऑफ पार्टीज बोथ पार्टीज शुड बी फ्री एंड फ्री कंसेंट टू ईच अदर. वो बिल्कुल फ्री हो और कंसेंट दें अपनी. अगर कंसेंट वो नहीं, एक पार्टी की कंसेंट नहीं है मैरिज की, तो वो शादी जो है नहीं मानी जाएगी. और अगर कंसेंट देते भी हैं, लेकिन कंसेंट देने के पीछे कोई अंडर इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, मतलब किसी तरीके का कोई दबाव है, किसी तरीके का धोखा है, या फिर किसी तरीके का गलत तरीके से मिस रिप्रेजेंटेशन है, तो भी वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी. ये आपको याद रखना है. देखिए कई बार लड़की की कंसेंट तो दे देती है, कबूल है तो बोल देती है, लेकिन उसका इस चीज़ के बोलने के पीछे माँ बाप का प्रेशर हो सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, उसको कोई धोखा हो सकता है कि जिस लड़के से उसकी शादी की जा रही है वो कोई और है, उसको फोटो किसी और की दिखाई थी, तो तब भी उसको धोखा लग सकता है. तो शादी तभी वैलिड मानी जाएगी जब वहाँ पे फ्री कंसेंट होगा, फ्री विल होगी और दोनों पार्टी जो है एक दूसरे से शादी करने के लिए रजामंद होंगे. तो यहाँ पे अहमदनीज बेगम वर्सेस अकबर शाह के केसेस में यही बोला गया कि विदाउट कंसेंट जो है मैरिज जो कंज्यूम नहीं होगी, ना ही ये वैलिड मानी जाएगी. नेक्स्ट आपके पास, क्या माइनर शादी कर सकता है? इन केस माइनर तक, अगर माइनर शादी करना चाहता है, वैसे भी 15 साल की एज माइनर ही होती है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट के अंडर जो है इसको इलीगल मैरिज है, लेकिन मुस्लिम रिलीजन के अंडर ये शादियाँ होती हैं, तो क्या एक माइनर शादी कर सकता है? यस वो कर सकता है, लेकिन उसकी वो शादी जो है उसकी कंसेंट जो उसके गार्जियन देंगे, और वो शादी तब वैलिड मानी जाएगी जब वो मेजर होगा तो उसको रेक्टिफाइड करे, उस मैरिज को पुष्टि करे कि बोले कि हाँ वो जो शादी जो हुई थी मैं उसकी पुष्टि करता हूँ, मैं उस शादी को मानता हूँ जो कि माइनॉरिटी एज में हुई थी. नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ द विटनेस. तो फिफ्थ कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंस ऑफ विटनेस होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज. दे शुड बी टू विटनेस होने चाहिए. विटनेस मस्ट भी मुस्लिम होने चाहिए. अब ब्लाइंड और डम पर्सन में भी विटनेस, ब्लाइंड और डम भी विटनेस हो सकते हैं डियर, लेकिन डीफ जो है वो मुस्लिम नहीं हो सकता है. विटनेस में भी ऑफ टू मेल और वन मेल एंड टू फीमेल. मुस्लिम जो है एक मेल होगा एक फीमेल होगी, अगर टू फीमेल है तो फिर एक मेल और होगा अंडर. लेकिन ये है सुन्नियों का रिकॉर्ड. अब यहाँ पे मैरिज में डिफरेंस आपको लगेगा कि एट द टाइम ऑफ मैरिज देयर शुड बी ए टू विटनेस इन द सुन्नी लॉ, लेकिन इन द शिया लॉ देयर इज नो नीड ऑफ एनी विटनेस एट द टाइम ऑफ मैरिज. तो शिया में विटनेस की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ सुन्नियों में ही एट द टाइम ऑफ मैरिज विटनेस की जरूरत जो है होती है. While highlighting the importance of witness, it has been held by the Justice Amir Ali that if the marriage was valid, then there should be a presence of requisite witness at a mullah along with the advocate. तो वहाँ पे जो है प्रेजेंस मुल्ला होना चाहिए या फिर काजी होना चाहिए, जिसको एडवोकेट भी बोल देते थे पहले, वो होना चाहिए और वहाँ पे विटनेस होने चाहिए. अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे नो लीगल डिसेबिलिटीज़. तो लीगल डिसेबिलिटी हिंदुओं में आपने देखा कि वहाँ पे कुछ प्रोहिबिटेड रिलेशन है जहाँ पे शादी नहीं हो सकती. मुस्लिमों के लिए भी एक प्रोहिबिटेड डिग्री है जिसको नाम इन्होंने दिया है लीगल डिसेबिलिटी का, जहाँ पे शादी परफॉर्म नहीं कर सकते, उसको बोला है नो लीगल डिसेबिलिटी. तो यहाँ पे डिसेबिलिटी जो है जहाँ पे एक मैरिज जो है परफॉर्म नहीं हो सकती है, ये 4 काइंड की है: एब्सोल्यूट, रिलेटिव, प्रोहिबिटरी और डायरेक्टरी. लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे एब्सोल्यूट को पढ़ेंगे और इसके साथ जो है अदर जो है फॉस्टेज को पढ़ेंगे, रिलेटिव भी पढ़ेंगे. एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी अराइजिंग फ्रॉम, तो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन कब है, कहाँ पे वो बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता है, उसको ये कौन सी लीगल डिसेबिलिटी यहाँ पे वो बिल्कुल ही शादी नहीं कर सकता है. कंजेनिटी, सबसे पहले ब्लड रिलेशन जो होता है जिसको
कुराबात भी बोलते हैं, मीन्स ब्लड रिलेशन। तो वो ब्लड रिलेशनशिप में कहीं पे भी शादी परफॉर्म नहीं कर सकता। अब वो कहाँ कहाँ ब्लड रिलेशन में शादी नहीं कर सकता, अपनी मदर के साथ। देखिए ऐसी डिग्री यहाँ पे जनरली शादी नहीं होती, हिंदुओं में तो होती नहीं है, वहाँ तो कज़न में नहीं होती, लेकिन इनकी अपनी प्रोप्राइट डिग्री है। यहाँ पे साफ लिखा होगा कि ये कहाँ कहाँ शादी कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते। हिज मदर और ग्रैंड मदर, ना माता और ना ग्रैंड माता के साथ शादी। हाउ हाई सोबर, कितना भी ऊपर तक, जैसे माता, माता की माता, माता की माता की माता, माता की माता की, जितने भी 5 डिग्री 10 डिग्री कहीं पे भी शादी परफॉर्म नहीं कर सकते। अपनी डॉटर के साथ शादी नहीं कर सकते और ग्रैंड डॉटर के साथ भी शादी नहीं कर सकते। हाउ लो सोबर, जितने नीचे तक ग्रैंड डॉटर्स होती हैं, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर, जितने भी नीचे तक। हिज सिस्टर के साथ, चाहे वो फुल सिस्टर हो, कंज्यूगन सिस्टर हो, यूट्रिन सिस्टर हो, ये आगे मैं आपको समझाऊंगा कि यूट्रिन और कंज्यूगन क्या होते हैं। ना अपनी नीज के साथ और ग्रेट नीज के साथ, भतीजे भतीजी भतीजी की आगे बेटी के साथ भी शादी, अपनी आंट के साथ, चाहे वो मदर सिस्टर हो, ना मासी के साथ, ना फिर जो है बुआ के साथ कहीं पे भी शादी कर सकता है। तो ये है एब्सोल्यूट कंसिन्यूटी, यहाँ पे वो बिल्कुल शादी परफॉर्म नहीं कर सकता। इसके अलावा एफिनिटी है, तो एब्सोल्यूट में जो है थ्री टाइप है, एक कंसिन्यूटी है, एक एफिनिटी है और तीसरा आएगा फॉस्टरेज। तो एफिनिटी में क्या है, जिसको हम मुशारात भी बोलते हैं, जहाँ पे एक मैन जो है प्रोटेक्टेड है फ्रॉम मैरिज, जहाँ पे एक मैन जो है किसी से ऐसी लड़की औरतों से शादी नहीं कर सकता। हिज वाइफ मदर, अपनी वाइफ की मदर के साथ, मतलब अपनी सास के साथ शादी नहीं कर सकता, और ना ही अपनी ग्रैंड मदर, ना ही उसकी माँ की सास के साथ शादी कर सकता है। हिज वाइफ डॉटर, अपनी वाइफ की डॉटर के साथ शादी नहीं कर सकता। वाइफ ऑफ हिज फादर, अपनी वाइफ फादर की वाइफ के साथ, मदर के साथ शादी नहीं कर सकता। पैटर्नल ग्रैंड फादर, जहाँ कोई भी हाउलो सब जितना भी हो सकता है। वाइफ ऑफ हिज सन, अपनी सन की वाइफ के साथ शादी नहीं कर सकता, या सन्स की वाइफ या डॉटर के साथ आगे शादी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे इसको बोला गया है एफिनिटी। तो आपने कंसंगुइनिटी ब्लड रिलेशनशिप, और दूसरा जो है जो बाय मैरिज रिलेशन बनते हैं, एफिनिटी, वहाँ पे शादी नहीं कर सकता। फॉस्टेज भी है, जिसको रिश्ता बोला जाता है। व्हेन अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 2 ईयर, अब बच्चा अगर 2 साल से कम है, हैड बीन सक्ड बाय अ वुमेन, एक वुमेन का दूध पीता है, अदर देन इट्स ऑन मदर, जो कि उसकी माँ नहीं है, तो इस कंडीशन उस वुमेन के साथ भी उसका क्या रिलेशन बन जाता है, वो उसकी फॉस्टर मदर बन जाती है, और उस फॉस्टर मदर के जो ओरिजिनल बच्चे होंगे वो उसके भाई और बहन बन जाते हैं। यहाँ पे भी वो शादी परफॉर्म नहीं कर सकता। इसको फॉस्टेज बोला जाता है, रिज्जा बोला जाता है। आगे है आपको, आपके पास है रिलेटिव इनकेपेसिटी। रिलेटिव इनकेपेसिटी वो है जो टेम्पररी होती है, इनको रिमूव किया जा सकता है, और अगर इनको रिमूव कर दिया जाए तो शादी वैलिड हो जाती है। जैसे अनलॉफुल कंजक्शन, इनवैलिड, जो अनलॉफुल शादी कर लेते हैं। या दूसरा पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब तो यही होता है कि एक हस्बैंड एक से ज़्यादा शादियाँ नहीं कर सकता, लेकिन इस्लाम में एक हस्बैंड को 4 शादियाँ अलाउड हैं, तो पांचवी शादी क्या बन जाएगी, पॉलीगैमी हो जाएगी। और अगर वो पांचवी, 4 के होते पांचवी से शादी करता है तो वो पॉलीगैमी मानी जाएगी, और इस कंडीशन में वो शादी इनवैलिड हो जाएगी। लेकिन ये टेम्पररी है, तो आप टेम्पररी एक चारों में से किसी एक डाइवोर्स दे दो तो पांचवी जो है वैलिड हो जाएगी। इसलिए ये बोला गया रिलेटिव कैपेसिटीज क्या होती है, टेम्पररी होती है, इनको आप रिमूव कर सकते हो। अब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेस, जब शादी की तो विटनेस ही नहीं थी, सुनियों में अगर शादी होनी तो विटनेस होंगे, तो विटनेस नहीं थे तो शादी वो भी जो है इनवैलिड हो जाएगी, लेकिन विटनेस बाद में बुला के शादी को वैलिड किया जा सकता है। डिफरेंस रिलीजन, अगर दो धर्म अलग अलग हैं तो भी मैरिज वैलिड नहीं होगी। हाँ, जिस नॉन रिलीजियस पर्सन से शादी की, एक मुस्लिम जो है अगर हिंदू से शादी कर रहा, तो अगर हिंदू वो इस्लाम कबूल कर लेता है तो मैरिज वैलिड हो जाती है। या फिर वुमेन अंडरगोइंग इद्दत, या इद्दत के टाइम पे जो है शादी की है। इद्दत टाइम वो होता है जब मुस्लिम वुमेन जो है वो किसी तरीके का फिजिकल रिलेशन जो है अपने हस्बैंड से कोई भी रिलेशन जो है नहीं रखती है, तो इस कंडीशन में अगर इद्दत के टाइम पे अगर मैरिज की जाती है तो भी वो इनवैलिड हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ तरीके हैं जिससे जो ये मैरिज वैलिड हो जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये है सारी कंडीशन ऑफ मैरिज। मैरिज जो है अगर वैलिड हो जाती है, अगर सारी कंडीशन फॉलो की जाती हैं, तो मैरिज क्या बन जाती है, वैलिड बन जाती है। जिसको व्हेन अ व्यू ऑफ रिकॉग्नाइज मैरिज बी क्लासिफाइड 3 डिग्री, वैलिड, सही और बाटिल। तो वैलिड मैरिज अगर ऊपर वाली सारी कंडीशन फॉलो होती है तो वैलिड है। सही मैरिज क्या है, जिसको सही मैरिज बोलता है। बाटिल मैरिज क्या है, जो कि वॉइड मैरिज है। तो वॉइड मैरिज यहाँ पे इसी कंडीशन में होती है जब आप इस सारी डिग्री में से कहीं पे भी शादी करते हैं। एब्सोल्यूट कैपेसिटी में, लीगल डिसेबिलिटी में अगर एब्सोल्यूट डिग्री में, जिसमें कि आपकी कंजन्युइनिटी, एफिनिटी और फॉस्टेज आती है, तो ये शादी क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। हिंदुओं में आपने देखा कि सेक्शन 5 क्लॉज 4 के अंदर जो प्रोहिबिटेड डिग्री बताई गई वहाँ पे शादी होती है, स्पिंडल रिलेशनशिप में शादी होती है, या फिर यहाँ पे
बाइगमी परफॉर्म होती है, एक से ज़्यादा शादी होती है तभी इनवैलिड होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैरिज जो है इस लीगल डिसेबिलिटी में ही मैरिज जो है बातिल होती है। इसके अलावा इरेगुलर मैरिज भी हैं, तो इरेगुलर मैरिज कब होती है, जब ये सारी चीज़ें होती है रिलेटिव में। लेकिन इरेगुलर क्या होता है, ऑप्शन द वन पार्टी, अगर एक पार्टी जो है कुछ कंडीशन को पूरा कर दे, क्योंकि ये टेम्परेरी मैरिज होती है तो ये सारी चीज़ें फिर वैलिड भी हो सकती हैं। तो ये है आपके पास क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।